हेलो स्टूडेंट्स, चलिए ये नाभिक पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ध्यान से देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सिंपल एंड इजी में इसको बनाएं और कम से कम समय में आपका ये लेसन दोबारा हो जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पार्ट 1 आप लोग देख चुके हैं। पार्ट 1 में सारा बेसिक बात बता दिया गया है और पार्ट 2 में थोड़ा सा बेसिक देखने के बाद फिर हम लोग टोटल इसमें हम इस लेसन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं पॉइंट पे। इसमें सबसे पहला चीज़ कि आप नाभिक के बारे में खूब बढ़िया से जानते हैं। नाभिक को इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे एक ए और एक जेड, जेड को परमाणु संख्या और ए को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इस तरीका से नाभिक को रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। चलिए यहाँ पे लिखा गया कि जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एगो प्रोटॉन की संख्या है। चलिए यहाँ पे मैंने शॉर्टकट आपको समझाने की कोशिश किया है एक एक बात। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, एक क्या है, द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये कंडीशन आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए, ये दो चीज़ मिला के बनता है। मैंने आपको बताया भी था कि द्रव्यमान संख्या क्या क्या मिला के बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, द्रव्यमान संख्या। यहाँ से आप चाहें तो खूब बढ़िया से नोट्स बना सकते हैं। इसमें एक एक चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है, आपका सबसे सिंपल और आसान नोट्स होगा। ठीक है, चलिए आते हैं पॉइंट पे, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ से आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या का एक सूत्र यहाँ पे मैंने बताया है। न्यूट्रॉन की संख्या अगर आपको ज्ञात करना हो तो आप इस तरीका से, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या प्लस माइनस क्या कर देंगे, परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में से अगर परमाणु संख्या को हम घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ये चीज़ आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे और बेसिक वाले वीडियो में भी ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, पार्ट 1 में भी ये बताया गया। चलिए आगे हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, आप ध्यान से देख सकते हैं कि नाभिक की साइज की अगर बात करें तो ये नाभिक की साइज जो आयतन होता है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, आयतन का, और ये द्रव्यमान संख्या। ठीक है, यहाँ से ये जो रेडियस होता है, रेडियस वो द्रव्यमान संख्या के आप देख सकते हैं 1/3 के समानुपाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक कांस्टेंट है R0। ठीक है, जिसका मान कितना होता है, 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा और खूब बढ़िया से याद रखिएगा। यहाँ से छोटी छोटी बातें इसके पहले वाले वीडियो में भी ये सारी बात बताई गई है, यहाँ से दोहरा दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, एकदम शॉर्टकट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ आगे नाभिक का घनत्व। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है, दोबारा आपको मैं बता रहा हूँ। नाभिक के घनत्व ज्ञात करना हो तो क्या चीज़, किसी भी चीज़ का द्रव्यमान बटे आयतन, ये दो चीज़ मिला करके क्या बनता है, उसका घनत्व। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसका घनत्व ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप देख सकते हैं खूब बढ़िया से। यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान है और ये एटॉमिक मास मैंने अभी आपको बताया था, द्रव्यमान संख्या है। नीचे क्या रखा गया है, यहाँ पे आयतन रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको जब हॉल करेंगे तो आपको यहाँ से याद रखना है ये वाला कंडीशन। ये चीज़ मैंने इसके पहले भी बताया था, नाभिक का घनत्व। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसके पहले वाले वीडियो में इसको मैंने इससे थोड़ा एक्सप्लेन भी इसका किया हुआ है। इसमें मैं शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसमें दूसरा कुछ पढ़ाना है हमको। इसमें हम लोग देखेंगे नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, उसके बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है या रेडियो धर्मी पदार्थ, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं पॉइंट पे नेक्स्ट। इसके पहले मैंने एक चीज़ और उस वीडियो में बताया था, आप ध्यान से यहाँ देख लेंगे कि समस्थानिक किसको बोलेंगे। तो समस्थानिक में मैंने बताया कि अगर परमाणु संख्या यानी जेड अगर समान हो तो उसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ बताया था कि समस्थानिक में आप देख सकते हैं ये वाला प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम, ये सब आता है, हाइड्रोजन के सब समस्थानिक है। ठीक है, उसके बाद मैंने वहाँ पे आपको एक चीज़ बताया था। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, समभारिक में मैंने आपको बताया था, समभारिक में क्या होगा, उसमें जेड समान होगा और इसमें क्या, ए समान होगा। समभारिक में क्या समान होगा, ए समान होगा। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक्स में क्या होगा, ये चीज़ न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको लिख के यहाँ से खूब बढ़िया से याद कर सकते हैं ताकि आपको आसान लगे। ये लेसन को मैं आसान बनाने की कोशिश किया हूँ और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इससे आसान वीडियो आपको शायद पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। आप ध्यान से देखिए और आप तुलना भी कर सकते हैं।
इस लेवल से मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश किया। ठीक है, चलिए आते हैं पॉइंट पे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्य संबंध की बात करें। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध ये क्या होता है, तो आप यहाँ पे खूब बढ़िया से देख सकते हैं कि अगर हम इस चीज़ को ज्ञात करें तो E बराबर mc² आइंस्टाइन का इक्वेशन है। ठीक है, और यहाँ पे ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये वाला बात आपको मैं बताऊंगा कि एटॉमिक मास यूनिट ये क्या होता है। तो एटॉमिक मास यूनिट का ये फॉर्म यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसके पहले वाले में भी ये चीज़ मैंने बताया है और यहाँ पर भी बताया है। ठीक है, कि 1 AMU बराबर कितना होता है, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻, आप देख सकते हैं 27 है। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आपको याद रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने इसको शॉर्टकट समझाने की कोशिश की। द्रव्यमान की क्षति तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा ये क्या होता है। द्रव्यमान की क्षति तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज, इस चीज को अभी तुरंत दिखाऊंगा कि द्रव्यमान की क्षति का इक्वेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। यही द्रव्यमान क्षति का इक्वेशन है। ठीक है, ये द्रव्यमान क्षति की यहाँ पे क्या हुआ है आप देख सकते हैं कि ये क्या है, प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या है, अभी मैंने बोला था कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। इसमें से किसको, m को माइनस करके, और मैंने क्या किया, इसको c को मल्टीप्लाई किया, c²। तो इस तरीक़ा से यही हमारा क्या है, इक्वेशन है। अभी कैसे आया इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बंधन ऊर्जा भी हम लोग जानेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहीं से हम लोग को अभी नाभिक के बारे में हम लोग कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जान रहे थे, समझ रहे थे। अब चलिए थोड़ा आते हैं नेक्स्ट कंडीशन में। नाभिक ऊर्जा की, अगर नाभिकीय ऊर्जा की हम बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, तो आप यहाँ से खूब बढ़िया से चाहें तो परिभाषा भी आप दे सकते हैं। ठीक है, क्या दीजिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो नाभिकीय द्रव्यमान के ऊर्जा में रूपांतरण से प्राप्त होती है। यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से बात आपसे पूछा जैसे नाभिकीय ऊर्जा क्या है, तो आप बताइएगा नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो नाभिकीय द्रव्यमान के ऊर्जा में रूपांतरण से क्या होती है, प्राप्त होती है। नाभिकीय द्रव्यमान के ऊर्जा में रूपांतरण से प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पे दो प्रोसेस हम लोग जानेंगे। एक तो नाभिक टूटेगा और एक समय नाभिक जुटेगा। टूटने की प्रक्रिया हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन हम लोग को यहाँ पे सीखना है। नाभिकीय विखंडन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। अब ध्यान से इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए, नाभिकीय विखंडन की परिभाषा यहाँ से आप देख सकते हैं। नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है, नाभिकीय विखंडन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु, क्या चीज, भारी परमाणु जैसे यूरेनियम के नाभिक पर निम्न ऊर्जा जैसे न्यूट्रॉन से क्या किया जाता है, बमबारी किया जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन देख रहे हैं ना, निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से क्या किया जाता है, बमबारी कराया जाता है या किया जाता है। ठीक है, जिनके अब यहाँ देख सकते हैं बमबारी कराकर, माने बमबारी कराया जाता है, जिससे क्या होता है, हल्के नाभिकों में वो टूट जाता है। क्या हो जाता है, वो नाभिक में तोड़ा जाता है या टूट जाता है। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में आप देखेंगे तो विशाल मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विशाल मात्रा में। ठीक है, विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में जो मूल नाभिक होता है, क्या होता है, जो मूल नाभिक होता है उसका द्रव्यमान बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमानों के योग से कुछ क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पे एक एक लाइन आप ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी आपको ये चीज बोला कि इसमें क्या होगा, इसमें किसी भारी परमाणु का, क्या बोल रहा है, भारी परमाणु जैसे में यूरेनियम के नाभिक पर क्या किया जाता है, न्यूट्रॉन से क्या किया जाता है, बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, विशाल मात्रा में हमें ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में जो मूल नाभिक होता है उसका द्रव्यमान बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमान से क्या होता है, योग से कुछ अधिक होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। ठीक है,
अब इसमें क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या है, E बराबर mc²। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। अब क्या है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे बमबारी कराए गए हैं हल्के 1 न्यूटन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे इस पे बमबारी कराया गया है यूरेनियम, यहाँ पे यूरेनियम ये वाला, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमें अधिक मात्रा में ये एनर्जी मिलेगा और ये वाला 2 बोरान और क्रिप्टन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये हमें पहले हमने कितना से करवाया था, 1 न्यूट्रॉन आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना बन गया, 3 बन गया। अब क्या है, ये तीनों जाकर के और भी यूरेनियम को तोड़ेगा, ठीक है, और अधिक से अधिक मात्रा में हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। जैसा कि अभी आपको श्रृंखला अभिक्रिया हम दिखाएंगे, उसमें आपको ये पता चलेगा, ठीक है, ये और भी जा करके तोड़ेगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम चलते हैं, ठीक है। नाभिकीय विखंडन तो आप लोगों ने देख लिया, इसकी परिभाषा और भी तरीके से आप दे सकते हैं। जब किसी भारी तत्व के परमाणुओं पर न्यूट्रॉनों की क्या की जाती है, बमबारी की जाती है, तो भारी तत्व 2 बराबर हल्के तत्वों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, एवं इसमें बहुत अधिक ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इस प्रकार की भारी तत्व का हल्के तत्वों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन। तो ये चीज आपको याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन क्या है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पे। और मैंने आपको जैसे बोला कि ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन से क्या करेंगे हम, बमबारी जैसे करवाएंगे, तो बोरॉन और ये क्रिप्टन में टूटेगा ना, तो कितना न्यूट्रॉन फिर से दिखा, 3 गो, और 3 गो जा करके और भी यूरेनियम से टकराएगा और अधिक से अधिक मात्रा में हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस बात को समझना है। चलिए, तो वहाँ मैंने बताया नाभिकीय ऊर्जा की परिभाषा यहाँ से भी आप दे सकते हैं। यहाँ से मैंने आप लोगों को देखा, नाभिकीय विखंडन में अत्यधिक ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, जिसे क्या हम बोल सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है। अब गणना द्वारा ज्ञात किया गया कि यूरेनियम के इस नाभिक से लगभग 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। कितना, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। इस ऊर्जा का अधिकांश भाग विखंडन द्वारा क्या होता है, विखंडन द्वारा प्राप्त हल्के नाभिकों, जैसे मैंने बोला कि बोरान और क्रिप्टन की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, तथा ऊर्जा का शेष भाग क्या हो जाता है, उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तथा ऊष्मा विकिरणों के रूप में क्या हो जाता है, प्राप्त होता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ से आपको यही याद रखना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपसे यही पूछा जा सकता है कि यूरेनियम के इस नाभिक से लगभग कितना इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो 190 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड और आपको इस लेसन में समझना है, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है। तो आप ध्यान से, मैंने अभी इसको समझा दिया आपको, आप ध्यान से देख सकते हैं कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन देख रहे हैं ना, गया यूरेनियम को तोड़ा, ये बोरान और क्रिप्टन में कितने न्यूट्रॉन इसमें से निकले, 3 निकले, फिर तोड़ा, फिर 3 निकले। इस तरीका से इसको सजाया गया, आप ध्यान से देख सकते हैं, जितने जगह ये 3 3 3 सबका होगा, निकलेगा, यहाँ से भी 3, यहाँ भी 3, आप देख सकते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, आप ध्यान से देख सकते हैं, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। जब भी न्यूट्रॉन किसी यूरेनियम से टकराएगा तो इस तरीका से अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगा, और इस श्रृंखला जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया ये क्या होता है, कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से यदि चाहें आप, यहाँ से तो इसका कुछ इसके बारे में लिख भी सकते हैं श्रृंखला, कि जब यूरेनियम परमाणु पर क्या होता है, यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। यूरेनियम परमाणु पर किसकी बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तब यूरेनियम नाभिक 2 बराबर नाभिकों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, एवं साथ ही अत्यधिक ऊर्जा का क्या होता है, 3 नए इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होते हैं। क्या होते हैं, 3 नए इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। अगर आगे भी यूरेनियम नाभिक हो तो ये नए 3 क्या चीज,
न्यूट्रॉन ही यूरेनियम से टकरा कर उससे भी विखंडित कर देते हैं और विखंडित करते हैं एवं आगे भी यह नियम लागू होता है। जैसा कि आप चित्र में आप लोगों ने देखा है, दिखाया गया है। तब नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा और मैंने समझाने की भरपूर कोशिश की है कि आपको कहीं डाउट ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर नाभिकीय विखंडन के कुछ उदाहरण देखें तो नाभिकीय विखंडन का उदाहरण परमाणु बम, अर्थात परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर ही क्या होता है? आधारित होता है। यहाँ से बात पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि परमाणु बम किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन के क्रिया पर ही क्या होता है? आधारित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए, तो अभी हम लोगों ने नाभिकीय विखंडन देखा। सेम नाभिकीय संलयन की यदि बात करें तो इसमें दो चीज का होता है? जुड़ता है। इस प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं। क्या करते हैं? एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा भारी नाभिक बनाते हैं तथा अपार मात्रा में ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। ठीक है, संलयन की शर्त है ये। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो मिलियन कोटि केल्विन ताप तथा मिलियन कोटि पास्कल दाब। माने इसमें क्या होता है कि आपको मैंने यहाँ बताया कि दो हल्के, कैसे दो हल्के नाभिक क्या होते हैं? जुड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं? एक भारी नाभिक को बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे दो हल्के नाभिक को मैंने दिखाया। यहाँ पे एक का नाम यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ट्रिटियम है और ड्यूटेरियम है। यहाँ पे दो को जुड़ा हुआ है, भारी नाभिक बनाएगा। ठीक है, हीलियम, और यहाँ पे दो चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है और इसमें अधिक से अधिक मात्रा में ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक बात हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि सूर्य और तारों की, यहाँ पे दिखाया गया है कि सूर्य और तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में और यहाँ से क्वेश्चन आता भी है कि सूर्य और तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन ही है। नाभिकीय संलयन के कारण ही क्या होता है? ये कार्य होता है। तो इसको आपको बढ़िया से देख सकते हैं। आगे मैं एक दो बात और आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अनियंत्रित है जबकि विखंडन एक नियंत्रित प्रक्रिया है। दोनों में क्या है? एक क्या है? नियंत्रित प्रक्रिया है, ठीक है, और एक अनियंत्रित। अब यहाँ से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या है? तो नाभिकीय संलयन अनियंत्रित है लेकिन विखंडन क्या है? नियंत्रित प्रक्रिया है। ठीक है, आगे मैंने उस जैसा कि उधर आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय, यहाँ पे हाइड्रोजन बम किस पर? नाभिकीय संलयन पर आधारित है तथा परमाणु बम नाभिकीय। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम जो है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय संलयन तथा परमाणु नाभिकीय विखंडन पर। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है और आता रहेगा, तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग। चलिए मैं एक बात आपको बता दूं यहाँ से कि कभी कभी अंतर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि यहाँ पे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो ये 3 नंबर का लेसन है। जैसा कि आपने नाभिकीय विखंडन, नाभिक जो है ये 3 नंबर का, इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या, तो आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें पहला अंतर क्या है? इसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये विखंडन है और ये क्या है? संलयन है। तो इसमें एक नंबर क्या है? इसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। पहला अंतर ये है। दूसरा अंतर यहाँ पे देख सकते हैं कि यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव है। कौन सी? नाभिकीय, यहाँ पे विखंडन की जो प्रक्रिया है
वो सामान्य ताप पर संभव है, लेकिन ये जो है वो अधिक उच्च ताप पर, ठीक है, यह प्रक्रिया अति उच्च ताप पर संभव है। आगे की यदि हम बात करें तो तीसरा आप डिफरेंस देख सकते हैं कि विखंडनीय पदार्थ कौन से होते हैं। तो ये रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। कौन से होते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। और संलयन करने वाले पदार्थ रेडियोधर्मी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे, नहीं इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग एक दो बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और डिफरेंस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि विखंडन में इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, और इस क्रिया में 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब रेडियो एक्टिविटी क्या है? जब किसी पदार्थ से स्वतः ही अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती है तो उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। एवं किसी पदार्थ से इस प्रकार की स्वतः अदृश्य किरणों का उत्सर्जन होने की घटना को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखना है। जब किसी पदार्थ से स्वतः ही, कैसे, अपने से ही अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती है तो उन्हें क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव पदार्थ बोलेंगे। हम किसी पदार्थ से इस प्रकार की स्वतः ही अदृश्य किरणों को उत्सर्जित होने की घटना को रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मी पदार्थ बोलेंगे। ये चीज याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये चीज जब देखेंगे तो ये कहानी शुरू हुई लगभग आपको मैं बता दूं कि 1898 में क्यूरी दंपति ने एक नए रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? लगभग 30 टन की पीट ब्लेडी नामक पदार्थ पर कठोर परिश्रमी रासायनिक अभिक्रिया की, ठीक है। अभिक्रिया में विभिन्न प्रकार के तत्व प्राप्त हुए। सभी तत्वों का अलग अलग करके करने के बाद हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। करने के बाद केवल 2 जो अब नेक्स्ट कंडीशन पे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं करने के बाद 2 मिलीग्राम। तो ये चीज़ मैंने बोला कि सभी तत्वों को अलग अलग करने के बाद क्या हुआ? अलग अलग करने के बाद केवल 2 मिलीग्राम क्या मिला? रेडियो एक्टिव पदार्थ प्राप्त हुआ, ठीक है। ये चीज़ आपको कितना? 2 मिलीग्राम। उसके बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है ये कौन? यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, एक्टिमियम तथा रेडियम आदि रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, ठीक है। तो पदार्थ हैं, इन्हें रेडियोधर्मी पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। आपको बढ़िया से नोट कर लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट चीज आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जानेंगे हम लोग क्या चीज कि रेडियो, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि रेडियो एक्टिव क्षय का नियम क्या होता है। रेडियो एक्टिव क्षय का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु से अथवा कण तथा किरणें निकलती है, परमाणु से क्या निकलती है? कण अथवा किरणें निकलती है, तो इस घटना से परमाणु का भार और क्रमांक में परिवर्तन हो जाता है और एक नए तत्व के परमाणु का निर्माण होता है, ठीक है। इस घटना को रेडियो एक्टिव क्षय कहा जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना? क्या क्या निकलेगा? कण तथा किरणें निकलेगी, ठीक है। तो इस घटना से परमाणु का भार और क्या क्या बदलेगा? भार और क्रमांक दोनों बदल जाएगा, ठीक है। एक नए तत्व परमाणु का निर्माण होगा, ठीक है। इस घटना को क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव क्षय बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे रेडियो एक्टिव क्षय के नियम क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे। रेडियो एक्टिव क्षय का नियम क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु से, क्या चीज? रेडियो एक्टिव पदार्थ का मैंने नाम ऊपर बताया था आपको। परमाणु से अथवा कण तथा किरणें निकलती है तो इसका क्या चीज? 2 चीज बदल जाता है। चीज मैंने आपको बताया था। इस घटना को रेडियो एक्टिव क्षय बोलेंगे। आगे चलते हैं, इस क्षय का थोड़ा सा गणितीय रूप देखते हैं। कैसे होता है क्षय, कैसे उसके परमाणु भार और उसकी परमाणु संख्या बदलती है, इस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए आते हैं पॉइंट पे। चलिए आते हैं पॉइंट पे हम लोग। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है।
यहाँ पे क्षय का नियम क्या है, तो मैं किसी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणु के क्षय होने की दर जो होता है उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या का अनुकरणपाती होता है। मान लीजिए जब देखा तो वो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ था वो क्षय हो रहा था, जब आपने देखा और जितना बचा था तो वही चल गए किसी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की जो दर होता है उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। तो एक चीज पर आपको ध्यान देना है, मैंने ये चीज देखा कि पहले टी समय पर ये पदार्थ की संख्या कितनी, रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या कितनी थी, एन, तो थोड़ा टाइम बढ़ गया, यानी dt पर कितना हो गया, थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप देखेंगे कि ये जो रेडियो एक्टिव परमाणु की संख्या है क्या होगी, घटेगी। तो dt पर t प्लस dt पर कितना हो गया, n माइनस dn। अभी मैंने आपको बोला कि रेडियो एक्टिव क्षय नियम से क्या होता है, रेडियो एक्टिव परमाणु के क्षय होने की दर परमाणुओं की संख्या के क्या होती है, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती हम लोग बोल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि dn/dt, ठीक है। चलिए, तो मैंने बोला कि ये क्या चीज़ आपको मैंने अभी तुरंत दिखाया 1 मिनट पहले कि यहाँ पे जो है नेक्स्ट कंडीशन पे आप ध्यान से देखेंगे क्या होता है, समानुपाती, यानी ये वाला dn/dt n के समानुपाती है। यहाँ पे एक नियतांक मैंने लिया है जिसको क्षय नियतांक बोला जाएगा, ठीक है। और ऋणात्मक चिन्ह क्या है, तो बता रहा है कि t बढ़ने पर n का मान क्या होगा, कम होगा। t बढ़ने पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा n का मान कम होगा। n क्या है, परमाणुओं की संख्या है, n का मान घटेगा, टाइम बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज, अब ये वाली इक्वेशन आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम समाकलन करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम दोनों साइड समाकलन करेंगे आप ध्यान से देख सकते हैं कि समाकलन करने पर क्या होगा कि यहाँ पे दोनों साइड समाकलन करेंगे तो आपको अभी मैंने बोला कि dn/n और माइनस में कितना, λ/dt, इसका समाकलन इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लेमडा जो है ये क्षय नियतांक की कांस्टेंट है, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया। और यहाँ पे dt का समाकलन कितना आपको पता है, t होगा, ठीक है। dx का x होता है तो dt, और यहाँ पे एक कांस्टेंट मैंने यूज किया है a, तो ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो कितना हो गया, log en बराबर में माइनस लेमडा इंटू टी प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रारंभ में यदि t कितना था, 0, तो n अगर n ये दोनों बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस कंडीशन में हम मान यदि रख देते हैं तो थोड़ा आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट कंडीशन पे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे प्रारंभ में यदि t कितना है, 0, मान लिए कि जो परमाणु संख्या है वो t, जब t 0 है तो n कितना है, n0 के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, log n बराबर इतना, तो ये वाला कंडीशन तो सेम ऊपर वाला ही है। और a का मान, यानी a का मान किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे log e n0 के बराबर, कब, जब t 0 हो तब। तो इसका मान मैंने यहाँ पे रख दिया है, log e n0, ठीक है। अब n वाला को एक साइड हम करेंगे, अब बिना n वाला को एक साइड ध्यान से देख सकते हैं कि जब दोनों को अलग अलग साइड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन कितना हो जाए, माइनस में डिवाइड हो जाता है तो इतना हो जाएगा, एक साइड इतना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर लॉग हम क्या करें, यहाँ पे मैं अगर लॉग हटाता हूँ तो ई वाला इस फॉर्म में आ जाएगा, लॉग के फॉर्म में, तो इतना हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, इक्वेशन यहाँ पे आपको आ गया, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से आपको बढ़िया से देख सकते हैं कि अगर हम चाहें तो इस फॉर्म को इतना लिख सकते हैं, और यही क्या है, हमारा क्षय का रिजल्ट है, ठीक है। n बराबर n0 e के पावर माइनस लेमडा इंटू टी, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इस तरीका से ये पूछा गया और पूछा भी जा सकता है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोग थोड़ा इसी को और विस्तार से समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या,
तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश किया है कि यहाँ पे जो परमाणु संख्या है वो समय के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा परमाणु संख्या का होगा घटेगा। ये इक्वेशन ये आप देख सकते हैं, ग्राफ बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि अगर जो टाइम है वो 1/λ रख दिया जाए, ठीक है, लैम्डा 6 नियतांक है, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे तो ये वाला लैम्डा से लैम्डा का हो जाएगा खत्म, और ये वाला कंडीशन इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, हम इसको चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, इस पार्ट को हम चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि n बराबर n0/e हो सकता है, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। अब आगे इस बात को हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ दो बात हम लोग को सीखना है। कौन कौन दो बात सीखना है? एक बात तो ये सीखना है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय चर घातांकी रूप से होता है। किस रूप में होता है? चर घातांक, अर्थात प्रारंभ में क्षय तेजी से होता है तथा बाद में धीरे धीरे। अब कोई पूछेगा क्या क्षय एक ही जैसे होता है? हमेशा नहीं। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसमें प्रारंभ में क्षय तेजी से होता है, लेकिन बाद में क्षय जो होता है वो कैसे होता है? धीरे धीरे होता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। क्षय नियतांक यानी लैम्डा जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं का मान अधिक होने पर क्षय होने की दर अधिक होती है। अगर इसका मान क्षय नियतांक का मान अधिक है तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। आगे यहां पर आप देख सकते हैं n बराबर e वाला कंडीशन आप ध्यान से दें। इसका मतलब क्या हुआ कि क्षय नियतांक उस समय का व्युत्क्रम है, मान उस समय का व्युत्क्रम है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ में जितना विघटन हो जाता है कि उसके परमाणु की संख्या मूल मान का इतनावां भाग रह जाती है। माने ये चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे इतना भाग रह जाती है। क्षय नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो याद रखना है प्रति सेकंड होता है। यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बात आपको समझ में नहीं आया, फिर से समझिए इसको। मैंने कहने का मतलब कि n नॉट क्या है? प्रारंभ में जो भी परमाणु का जो भी जितना बचा हुआ था प्रारंभ का n नॉट है, बाद में कितना हो गया? n हो गया। तो अगर n नॉट की अगर हम बात करें तो n नॉट को हम अलग कर दें तो यहाँ पे ये क्या है? ये 1/e जो है इसी का क्या होता है? मैंने गॉस के पर में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैंने क्या बताया था कि वहाँ पे फॉर्मूला था Q/ε0। तो मैंने क्या बताया था कि किसी क्या चीज़ मैंने बताया था वहाँ पे आप लोगों को कि निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो जितना अगर n नॉट है तो n नॉट का 1/e0 गुना का हो जाएगा, हमेशा ही क्या रहेगा? इतना भाग रह जाती है उसमें, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा क्या करना है? याद रखना है। फिर से देख लेंगे। क्षय नियतांक उस समय का व्युत्क्रम है, किस समय का व्युत्क्रम है? जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ में इतना विघटन हो जाता है कि उसके परमाणुओं की संख्या मूल मान का इतनावां भाग रह जाती है, यही क्षय नियतांक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ के बाद एक छोटा सा बात और भी हमसे पूछा जाता है। कौन सा बात पूछा जाता है? आप ध्यान से देखिएगा। पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये आपको अर्ध आयु काल जो आएगा तो ये चीज पूछा जाता है एग्जाम में, और कैसे आप बताएंगे? तो कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु वह समय है जिसमें उसके परमाणुओं की संख्या विघटन क्षय के कारण घटकर प्रारंभिक मान की क्या रह जाती है? आधी। तो फिर वही नियम यहाँ पे आप देख सकते हैं। t बराबर 0 तो n बराबर है कितना? n नॉट माने रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या। जब टाइम t हो गया तो ये n हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो रेडियो एक्टिव क्षय के नियम, ये चीज हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि n बराबर n नॉट e माइनस e के पावर माइनस लेमडा इंटू टी, ठीक है। क्षय नियतांक ये चीज आपको बताया गया था। चलिए इसके बाद लेमडा क्या है? क्षय नियतांक। यदि रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु t हो तो चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग चलते हैं।
टी हो तो आपको एक बात याद रखना, जब टी हो तो इस कंडीशन में मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ स्मॉल टी वहाँ क्या रखना है, कैपिटल टी। और एक दो कंडीशन है, इसको हम टी कहीं कहीं टी अपन टू भी रखा गया है, तो इससे और इसका उल्टा रिलेशन, ये इसको टी अपन टू करने का मतलब क्या है कि हम एन अपन टू यहाँ कर दिए हैं, एन बराबर एन नॉट अपन टू। ठीक है, तो मान अभी आप लोगों ने तुरंत देखा था, मैं दिखा रहा हूं फिर से। ठीक है, तो ये मान आप देख सकते हैं यहाँ से खूब बढ़िया से कि यहाँ पे जो था एन बराबर एन नॉट ई के पोजिशन था। अब मान रख देना है, किसका मान, जहाँ टी स्मॉल टी है वहाँ पे क्या रखना है, कैपिटल टी। और ये चीज़ आपको ये तो इस अब एन बराबर कितना रख देना है, एन नॉट अपन टू, ये रख दिए मैंने। और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, कैपिटल टी रख दिया। अब जब इसको हॉल करेंगे तो आप ध्यान से देख सकते हैं एन नॉट से एन नॉट का हो जाएगा कैंसिल, ये वाला पार्ट हमारे पास 1/2 इक्वल टू ई के पावर माइनस लेमडा इंटू टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं कि मुझे क्या करना है। मुझे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं मान रख दूंगा, मान रखने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, मान रखने के बाद आप ध्यान से देखेंगे कि 1/log लेने पे अगर दोनों साइड log लेते हैं तो ये वाला कंडीशन 1/2 और इस पार्ट का इतना का log आप इतना हो सकता है। ठीक है, माने ये वाला कंडीशन दोनों साइड, तो ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस लेमडा अपन टी में। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको इन्वर्स करते हैं, माइनस यहाँ का हटेगा और यहाँ का क्या हो जाएगा, आप ध्यान से, ये उल्टा हो गया, तो आप ध्यान से देख सकते हैं इसका ये केवल माइनस हटा है। अब इस कंडीशन के बाद इसको हम इतना लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर log e इतना हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं हम t निकाल रहे हैं, तो ठीक है, और इसका मान log e है ना, तो इसको अगर हम 10 के फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2.303 log e इतना हो सकता है। ठीक है, लेमडा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसका मान हम रख दें, किसका मान, तो इसका मान होता है, मैंने तो इसका मान रख दिया log e, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मान इसके बराबर होता है और गुणा करेंगे तो इतना। तो एक चीज आपको याद रखना है कि किसी पदार्थ की अर्ध आयु उसके 6 नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, किसी पदार्थ की अर्ध आयु जो है उसके 6 नियतांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वाला चीज आप नोट कर लीजिएगा, यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहां से भी एक दो बातें आपसे पूछी जा सकती है, कभी कभी आता है कि नाभिक के भीतर उपस्थित वह बल जो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को परस्पर बांधे रखता है, इस बल को क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं। नाभिकीय बल दो प्रकार का होता है, प्रबल और दुर्बल। इस पर थोड़ा सा हम 2 मिनट बात करेंगे, आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि प्रबल नाभिकीय बल, नाभिक के भीतर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को एक साथ बांधे रखने वाले बल को क्या बोलेंगे, प्रबल नाभिकीय बल बोलेंगे। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल। अब इसके कुछ गुण, कुछ विशेषताओं पर हम ध्यान से देखेंगे। तो एक चीज पर ध्यान देना है कि ये जो प्रबल नाभिकीय बल होता है आवेश पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन के बीच जितना नाभिकीय बल होगा उतना ही एक प्रोटॉन तथा एक के न्यूट्रॉन के बीच होगा। ठीक है, नाभिकीय बल। ठीक है, आगे वाला बात पर, प्रबल नाभिकीय बल चुंबकीय बल की तुलना में 100 गुना अधिक प्रबल होता है। अब यहां से भी पूछा जा सकता है कि प्रबल नाभिकीय बल का चुंबकीय बल से क्या रिलेशन, तो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में यह 100 गुना अधिक प्रबल होता है। ठीक है, ये बात आपको, तीसरा बात पर आपको ध्यान देना है। तीसरा बात हमारा क्या है कि प्रबल नाभिकीय बल लघु माने कम परास का होता है, यह केवल नाभिक के भीतर ही होता है, नाभिक से दूर जाने पर यह बल लगातार घटता जाता है। ठीक है, तो ये चीज कभी पूछा जा सकता है कि प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, तो उसके बारे में आप यहां से जानकारी दे सकते हैं, यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है? दुर्बल नाभिकीय बल की यदि हम बात करें तो दुर्बल नाभिकीय बल भी प्रबल नाभिकीय बल की भांति ही लघु परास वाला बल होता है। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। अगर हम इसकी भी बात करें तो ये किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? प्रबल होता है। जबकि विद्युत चुंबकीय तथा नाभिकीय बलों से क्या होता है? कमजोर होता है। ठीक है, नाभिकीय घटनाएं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा क्षय होने में कार्य करने वाले बल दुर्बल नाभिकीय बल है। जैसे में रेडियो एक्टिव पदार्थ का नाम तो अभी आप लोगों ने सुना है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ में नाभिक से बीटा क्षय होता है, अल्फा क्षय होता है। ठीक है, तो इसमें कार्य करने वाला जो बल है, ठीक है, उसमें कौन सा वो नाभिकीय, वो दुर्बल नाभिकीय बल है। ठीक है, और इसकी विशेषता, इनकी भी विशेषता चाहे तो बता सकते हैं। नाभिकीय बल आकर्षण बल होता है। कैसा बल है? आकर्षण बल है। न्यूक्लियन के बीच आकर्षण बल के कारण ही नाभिकीय बल लगता है। नाभिकीय बल विद्युत बल नहीं होता है, अर्थात यह बल विद्युत प्रकृति के नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता आप बता सकते हैं। इस तरह से वीडियो समाप्त हुआ। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और रिवीजन के लिए सबसे द बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका। यहाँ से लगभग ये कोशिश किया जाता है कि वो सारी कन्फ्यूजन आपका क्लियर किया जाए। चलिए एक छोटा सा बात और हम लोग देख लेंगे। एक छोटी छोटी बातें कभी कभी यहाँ से, रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो अभी मैंने आपको तुरंत बताया था। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। फेमस मात्रक क्या होता है? क्यूरी होता है। इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड होता हो तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी होगी। यहाँ से कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंपटीशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 क्यूरी किसको बोलेंगे? तो प्रति सेकंड कितना विघटन होना चाहिए? इतना, तो उसको 1 क्यूरी बोलेंगे। ठीक है, और यदि इस कंडीशन के बाद 2-3 छोटी छोटी चीज़ें और याद रखना है। इसको छोटे छोटे फॉर्म में भी 1 क्यूरी बराबर, मैंने अभी आपको बताया, मिली क्यूरी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, माइक्रो क्यूरी में भी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आते हैं पॉइंट पे। और एक छोटा सा बात इस वीडियो में हम लोग को लास्ट देख लेना है। यहाँ से भी एग्जाम में कभी कभी बातें पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा के गुणों की तुलना। ठीक है, तो यहाँ चीज़ याद रखना है कि अगर प्रकृति की बात करें तो हीलियम जो है, हीलियम आप लोग समझ रहे हैं, जिसको अल्फा हम लोग बोलेंगे। तो हीलियम पर अगर विराम द्रव्यमान इसका कितना होता है तो आपके सामने मौजूद है। उसके बाद आप बीटा और गामा तीनों के बारे में देखेंगे। तो बात नंबर अगर 1 की हम करें तो प्राकृतिक, ये हीलियम नाभिक, इसकी प्रकृति क्या होती है? हीलियम की आप लोग को पता होगा धनात्मक होता है। ठीक है, और दूसरी बात यदि हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन और एक, आपको मैंने बताया था इसका मतलब कि न्यूट्रॉन। दूसरी बात, विराम द्रव्यमान यदि हम देखें तो अल्फा का आपके सामने दिया हुआ है 2 नंबर बाद अब 6.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। बीटा का आप सामने देख सकते हैं 9.1 × 10⁻31। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। और यहाँ गामा का जो विराम द्रव्यमान होता है ये 0 होता है। ठीक है, आवेश की बात करें तो एक पर आवेश आप खूब बढ़िया से यहाँ देख सकते हैं। यानी आपको मैंने बोला था ना कि जितना प्रोटॉन पर होता है उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, ये मिल जाएगा हीलियम पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। बीटा पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दोनों का होता है बराबर होता है, इस पर 0 होता है। 4 नंबर देखें तो वेग की अगर बात करें तो इसका होता है 1.4 × 10⁻7 से 2.2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड के बीच होता है। इसका आप समझ सकते हैं कि 1/99 तक। उसके बाद ये वाला इसका भी देख सकते हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग के बराबर होता है। अगर यानी आयनीकरण क्षमता देखें तो बीटा से 100 गुनी न्यूनतम। इसकी अगर देखें गामा से 100 गुना, अल्फ़ा से 100 गुनी, ठीक है, अधिक होता है। ये कम होता है, अल्फ़ा वाला कम होता है। क्या चीज़? आयनीकरण क्षमता, इसका न्यूनतम होता है। अगर वेदन क्षमता देखें तो इसका न्यूनतम होता है। अल्फ़ा से 100 गुनी अधिक होती है इसकी, और बीटा से 100 गुनी अधिक इसकी होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वेदन क्षमता गामा की होती है। ठीक है, बीटा से कितना? 100। गामा से तो आप सोच सकते हैं
गामा से तो बीटा ही 100 गुनी अधिक होती है। तो ये इस तरीक़े से ये चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।